नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्या हाल चाल है आप सभी मेरे मित्रों के, मेरे साथियों के, मेरे हमदर्दों के? बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलते रहिएगा। दोस्तों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपने अभी तक साथियों इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में यानी कि मिडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई समस्या की और कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको बारीकी से बनने वाले हर उस प्रश्न से साथियों अवगत कराऊंगा जो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े एग्जामों तक आपको परेशान करता है। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो आपको एक मैप की नॉलेज होनी चाहिए और मैप की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बहुत अच्छी इतनी होनी चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप कहां पर पड़ता है। देखिए, अगर आप मैप के माध्यम से किसी भी चीज को पढ़ते हो तो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाती है। तो आप ये सब बातें जानते होगे कि बहुत अच्छे से अगर आपको तैयारी करके चलनी है तो आपको थोड़ी सी मैप की नॉलेज होनी ही चाहिए साथियों। मैं एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लेता हूँ आपकी, तो सब कुछ ठीक होनी चाहिए। तो एक बार आप यस का कमेंट कर दीजिएगा अगर वॉइस वगैरह मेरी सब कुछ ठीक आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा कमेंटों पर साथियों ध्यान देता नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखें, है ना। छोटे से लेके बड़े, चलो। हाँ, तो दोस्तों आइएगा शुरुआत कर लेते हैं अपने खूबसूरत से सफर की। दोस्तों देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि साथियों इतना जान लीजिएगा कि ये जो आपका साथियों क्षेत्र पड़ता है, ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, इसे आप साथियों उत्तरी अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। इसको आप साथियों साउथ अमेरिका कहते हैं यानी दक्षिण अमेरिका कहते हैं। दोस्तों, यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये से आप ऑस्ट्रेलिया कहते हो, जबकि साथियों ये वाला जो क्षेत्र है मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये साथियों आपका अफ्रीका कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की तो ये यूरोप कहलाता है। और साथियों ये यूरोप एशिया मिले हुए हैं, इसे आप यूरोप यहाँ कहते हैं और ये एशिया वाला क्षेत्र होता है। तो इतनी इतनी भी अगर जानकारी आपको है तो मुझे ज्यादा समस्या की आवश्यकता नहीं है, इतनी बातें आपको पता है तो मेरे लिए काफी है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो साथियों पता चलता है कि भारत के लिए साथियों अक्सर लोग जब व्यापार किया करते थे तो यूरोप से साथियों यहां से निकल के साथियों या तो मध्य एशिया होकर वो भारत पहुंच जाया करते थे, या साथियों यहां से मिस्र होते हुए भारत पहुंचते थे, या फिर अरब सागर होते हुए भारत पहुंचा करते थे। यानी तीन रास्ते भारत पहुंचने के लिए हुआ करते थे यूरोप के व्यक्तियों के लिए। बाद में क्या हुआ, बाद में सब तो हुआ यहाँ पर ये कि इस क्षेत्र में जो यहाँ वाला क्षेत्र होता है इसे आप मध्य एशिया कह सकते हैं या कुछ भी, यहाँ पर जो आपके ये सब तो जो छोटे छोटे देश पड़ते हैं, मिस्र वगैरह, इराक, ईरान वगैरह, उन क्षेत्रों में अगर हम बात करें साउदी अरब भी यहीं पड़ता है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि साथियों 570 के समय में, 570 में क्या हुआ कि 570 में साथियों यहाँ पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उन लोगों ने सोचा कि यहाँ के जो छोटे छोटे देशों के जो लोग हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं और फिर अपने जीवन को आगे चला रहे होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों को एक कर दूं तो साथियों इनमें एकता बनेगी तो समृद्धि की चाहत बनेगी, समृद्धि की चाहत बनेगी तो धीरे धीरे अपनी उन्नति कर पाएंगे। यानी इनके विकास के लिए जो कबीलाई टाइप के लोग थे, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा होगा जब मैंने आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन में ये चीजें क्लियर करी थी, तो मैंने बता रखा था कि यहाँ पर पैगंबर साहब का उद्देश्य था इन सब का उत्थान करना। तो पैगंबर साहब ने इसलिए यहां पर क्या कर दिया साथियों, यहां पर इस्लाम धर्म की शुरुआत कर दी, क्योंकि धर्म के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है, और उनमें साथियों मुस्लिम मुस्लिम भाईचारे की भावना यहां पर भर दी, जिसके बाद वो लोग एक होने लगे। बड़ा लोकतांत्रिक धर्म हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जिस धर्म से है जाके शामिल हो जाओ, उसको एक मुसलमान मिलती थी, एक पहचान मिलती थी, उसे मुसलमान कहते थे। ये बातें मैंने आपको साथियों इससे पहले बता रखी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी है। मैंने आपको बताया होगा कि कुछ समय बाद जब इन लोगों का साथियों यहाँ पर विकास होने लगा तो कुछ समय बाद यही लोग पैगंबर साहब के ही जान के दुश्मन बन गए। उनको साथियों अपना जन्म स्थान छोड़ के भागना पड़ा। आपने ये सब बातें जानी होंगी। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ के जो लोग थे, जब उनका उत्थान होने लगा तो वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में भी जाने लगे। लेकिन अब जब दूसरे देशों में जाते थे तो वहां पर लूटपाट भी करते थे। यानी कि यहां से निकलने वाले लोग साथियों अक्सर दूसरे देशों पर जाके अटैक करने लगे, और जब दूसरे देशों पर अटैक करने लगे तो उनका दो उद्देश्य होते थे। एक उद्देश्य था कि वो उस देश में जाके लूटपाट करेंगे, दूसरा उद्देश्य होता था कि उस देश के लोगों को साथियों वो इस्लाम धर्म स्वीकार कराएंगे। यानी कि धर्म का प्रचार करना और लूटपाट करने के उद्देश्य से यहां से बहुत सारे आक्रमणकारी निकलते हैं और दूसरे देशों पर जाके अटैक करते हैं।
अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों वो यही पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार भारत पर आक्रमण करने वाले लोग कौन कौन हैं, किस किस ने आक्रमण किया है। तब ये पता होना चाहिए कि ये सभी लोग यहीं से निकल निकल के साथियों भारत पर इसी तरफ से अटैक कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा भारत होता है, इस भारत को अगर हम यहां देखते हैं, आपको भारत दिखाई दे रहा होगा, तो भारत बात करें ना साथियों हम, तो तीन तरफ से भारत बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। साथियों यहां से बात करें तो नामचा बर्मा से नंगा पर्वत तक साथियों फैला हुआ है आपका हिमालय। हिमालय पार करके कोई दुश्मन आ पाए, यह तो संभव नहीं है। जबकि साथियों तीन तरफ से हमारा भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र से कोई अटैक कम ही करता है। दोस्तों बस और बस एकमात्र ऐसी जगह है जहां से भारत पर अटैक हो सकता है, और वो ये वाली जगह है जहां पर बहुत सारे दर्रे वर्रे आपने सुने होंगे। तो जो भी अटैक होंगे भारत पर वो साथियों यहीं से होंगे, ये बात भी थोड़ी सी अपने दिमाग के अंदर सेट करके चलिएगा। बहरहाल दोस्तों चलते हैं आगे और थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं चीजें किस तरह से हुई है। साथियों हुआ सिर्फ इतना है कि अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा भारत है, दिखाई दे रहा होगा ना, इतना थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो हमारा भारत है, इससे भारत में यहां पर एक प्रांत पड़ता है, जिस प्रांत को आप सिंध प्रांत के नाम से जानते हो। किसके नाम से? सिंध प्रांत के नाम से जानते हो। अभी दिख भी नहीं रहा होगा, चलेगा, कोई साथियों कोई समस्या नहीं, मैं भी सारी बातें नोट कराऊंगा, पहले समझो। और दोस्तों अगर हम बात करें इससे सिंध प्रांत से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो साथियों मान लीजिए आपका यहां पर एक कोई स्थान पड़ता है, जिससे आप साथियों अरब क्षेत्र कह सकते हैं, सऊदी अरब वाला क्षेत्र अरब क्षेत्र कह सकते हैं। हुआ क्या है साथियों, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप मैप पर मत जाइएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो हुआ क्या है, हुआ सिर्फ यहां पर यह है कि इस सिंध प्रांत पर एक व्यक्ति शासन कर रहा है, और जो सिंध प्रांत पर व्यक्ति शासन कर रहा है उसका नाम है साथियों राजा दाहिर। क्या नाम है? राजा दाहिर यहां पर शासन कर रहा है सिंध प्रांत पर। दरअसल सिंध जो है ना साथियों, उस समय हम कह सकते हैं भारत का ही हिस्सा है, उस समय सिंध भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। साथियों ये जो आपका अरब क्षेत्र है, इस अरब क्षेत्र में एक व्यक्ति शासन कर रहा है जिसका नाम है अल हजाज। क्या नाम है? अल हजाज नाम का व्यक्ति साथियों यहां पर शासन कर रहा है आपके अरब क्षेत्र में। अक्सर क्या होता था कि बहुत सारे साथियों जहाज पानी के इस क्षेत्र से यहां से व्यापार किया करते थे, पानी में आना जाना, सामान लेकर जाना आना लगा रहता था। हुआ क्या तो यहां पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है, इस श्रीलंका से एक जहाज साथियों व्यापार करते यहां से होता हुआ साथियों अरब क्षेत्र के लिए जा रहा था। दोस्तों अल हजाज का आरोप है कि वो जहाज दरअसल अल हजाज का था, और अल हजाज का आरोप है कि सिंध क्षेत्र में राजा दाहिर ने उस जहाज को लूट लिया था। देवल ठट्टा बंदरगाह पड़ते हैं, वहां पर सबसे इस जहाज को लूट लिया गया था। अब राजा दाहिर से जब अल हजाज ने कहा कि महोदय आपके क्षेत्र में हमारा जहाज लूटा है, संभवतः आपने ही लूटा है, आप सब कुछ हमारा वापस कर दीजिएगा, जो भी लूटा है। लूटपाट करना अच्छी बात नहीं होती है। अल हजाज सिंध का शासक जो भारत के क्षेत्र में शासन कर रहा है, उसने कहा महोदय हमने आपका जहाज नहीं लूटा है, आप हम पर झूठा आरोप नहीं लगाइएगा, हम आपका जहाज क्यों लूटेंगे। अल हजाज ने कहा कि महोदय अगर आप हमारे जहाज का लूटा हुआ सामान नहीं लौटाएंगे तो आपको इसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है, अच्छा होगा आप हमारा सामान लौटा दीजिएगा। राजा दाहिर ने कहा कि महोदय हमारे पास कोई आपका सामान नहीं है, आप झूठा आरोप हम पर ना लगाएं। तो अल हजाज ने कहा कि ठीक है महोदय, अगर आप सामान नहीं लौटा रही हो तो हम आपसे सामान लेकर दिखाएंगे, आप तैयार हो जाओ। तब साथियों अल हजाज क्या करता है, अल हजाज साथियों 711 में अपने एक व्यक्ति को साथियों आक्रमण करने के लिए भारत की तरफ भेजता है। उसका नाम होता है साथियों, यहां पर बात करें, उबैदुल्ला बुदैला। क्या नाम है उसका? उबैदुल्ला बुदैला नाम का व्यक्ति साथियों आक्रमण करने के लिए आता है। लेकिन साथियों उबैदुल्ला बुदैला नाम का जो व्यक्ति है, ये दरअसल इसका एक साथियों अधिकारी है अल हजाज का, ये सफल नहीं हो पाता भारत पर आक्रमण करने के संदर्भ में। तब ये हारता है और वापस लौट जाता है। लेकिन अल हजाज को साथियों राजा दाहिर से क्या लेना था, यहां बदला लेना था। तो अल हजाज ज्यादा समय नहीं लगाता, 712 में अपने दूसरे एक सेनापति को भेज देता है, जो इसका लगभग भतीजा भी माना जाता है, और इस भतीजे का नाम है साथियों मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, और मोहम्मद बिन कासिम साथियों भारत पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद साथियों अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, और राजा दाहिर को साथियों ये हरा देता है। ये पहला मौका है जब भारत पर साथियों अरब की तरफ से कोई अटैक हुआ है।
यानी अब हम जो मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं वहां पर सत्य कारण अगर हम जाने तो एक जहाज को लेके इनके बीच में मामला हुआ है, एक जहाज को लेके लड़ाई हुई है और उस जहाज को आप ऐसे समझिएगा कि एक झूठा आरोप राजा दाहिर पर लगाया गया है अलाजाज के द्वारा कि आप हमारा जहाज लौटा दीजिएगा। तो ये सारी बातें जो मिलती हैं दरअसल एक दो किताब है जिससे हमें ये सारी जानकारी मिलती है। एक किताब है साथियों, यहां पर बात करें चचनामा, क्या नाम है, एक किताब है साथियों जिसका नाम है यहां पर चचनामा, चचनामा से जानकारी मिलती है। और एक साथियों किताब रहने वाली है आपकी जिसका नाम रहने वाला है, यहां पर साथियों बात करें तो यहां पर फतेह अल बदानी, फतेह अल बदानी ये साथियों जो किताब है ये साथियों यहां पर बिलूदरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बिलूदरी के द्वारा लिखी गई है, बिलादुरी के द्वारा लिखी हुई ये दोनों किताबें साथियों, एक तो आपकी चचनामा, एक फतेह साथियों अल बदानी जो है ये बिलूदरी के द्वारा लिखी हुई किताब है। इन दोनों किताबों से साथियों हमें इन आक्रमणों के बारे में जानकारी मिल रही है, इन आक्रमणों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों हम यही पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में कि आखिरकार कौन व्यक्ति कैसे आया, किसने कैसे अटैक किया और कैसे भारत पर तो अरबों का आक्रमण हुआ है। और जब अरबों का आक्रमण होगा तो इसमें हमें दो चीज प्रमुखता पढ़नी होंगी, एक तो इसमें हमें दिल्ली सल्तनत पढ़नी होती है और दूसरा साथियों इसमें पढ़ना होता है आपको मुगल काल। तो दोनों ही चीजों को कंप्लीट करेंगे। आइएगा शुरुआत करते हैं साथियों, मेरे साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, आप जरा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो 712 से लेकर 1707 तक हमें यह पढ़ना पड़ेगा। 712 वह समय है जब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है और वह आक्रमण किसने करा है? मोहम्मद बिन कासिम ने करा है। देखो 711 में हालांकि पहला आक्रमण हुआ है जो उबैदुल्लाह बुदैला ने किया है, लेकिन उबैदुल्लाह बुदैला का जो आक्रमण है वो उतना सत्यो महत्वपूर्ण नहीं माना जाता और बहुत सारी किताबें लिखती भी नहीं है 711 के आक्रमण को। लेकिन 712 वाला आक्रमण जो है जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया है वो एक सफल आक्रमण था और किताबें उसी को मानती हैं, क्योंकि उबैदुल्लाह बुदैला का 711 वाला आक्रमण जो है वो एक असफल आक्रमण है। तो तब हम 712 यहां पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू करते हैं और हम 1707 ये वह समय है जब साथियों मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मुगल काल कमजोर होता चला जाएगा तो हम साथियों 717 तक यानी 1717 तक हम औरंगजेब की मृत्यु तक मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। बाद में फिर उत्तर मुगल काल वगैरह आ जाते हैं तो उनको हम अलग से कवर कर लेते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत करी थी। ये इस्लाम धर्म के साथ संस्थापक माने जाते हैं, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। 570 वह समय था जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इनका जन्म कहां पर हुआ? तो सऊदी अरब के अंदर साथियों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जो कि एक हीरा नाम की गुफा के अंदर जाते हैं और कुछ समय के बाद आते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, एक खुदा का फरिश्ता मुझे आया था, ये किताब दे के गया है, इस किताब का नाम है साथियों यहां पर कुरान, और हीरा नाम की गुफा के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाद में इस्लाम धर्म की शुरुआत करते हैं और बाद में साथियों इनको सेना भी रखनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं के लोग इनकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। 622 ईस्वी में साथियों यहां पर हिजरी सम्मत की शुरुआत पैगंबर साहब जी के द्वारा की जाती है और 632 में पैगंबर साहब की साथियों यहां पर मृत्यु हो गई है। लेकिन 632 में मृत्यु होने से पहले तो 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति एक हीरा नाम की गुफा में हुई है। किसमें? हीरा नाम की गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दोस्तों मैंने कहा पैगंबर साहब की मृत्यु 632 में और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है साथियों 610 में हुई है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। 622 ईस्वी वह समय था जब साथियों उनको पैगंबर साहब को मक्का मदीना जाना पड़ा था, मक्का से मदीना जाना पड़ा था। ये साथियों यह समय हुआ करता था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर साथियों जो पैगंबर साहब हैं उन पैगंबर साहब ने जिस इस्लाम धर्म की शुरुआत करी थी, इस्लाम धर्म की शुरुआत करने के बाद साथियों ये उनके बेटे नहीं है, इनको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये उनके प्रवर्तक रहे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मोहम्मद साहब के ये प्रवर्तक रहे। दोस्तों बात करें तो अल हजाज के बारे में पता चलता है कि अल हजाज के सेनापति ने 711 में साथियों अरब से साथियों उबैदुल्लाह बुदैला नाम के व्यक्ति ने भारत पर अटैक किया।
अटैक क्यों किया गया था, मैंने पूरी स्टोरी बताई। एक झूठा आरोप लगाया गया साथियों सिंध के शासक दाहिर पर कि तुमने हमारा एक जहाज लूटा है, जबकि कोई जहाज ऐसा लूटा ही नहीं गया था। तो अल-हज्जाज का सेनापति 711 में एक अटैक करता है, जो कि साथियों उबैदुल्लाह बुदैला के द्वारा किया गया है। लेकिन उबैदुल्लाह बुदैला के द्वारा किया जाने वाला यह आक्रमण एक असफल आक्रमण था, इसमें इसे साथियों कोई सफलता नहीं मिली थी। तो कहेंगे यह एक साथियों असफल आक्रमण था। तभी इसको साथियों बहुत सारी किताबें उबैदुल्लाह बुदैला के आक्रमण को लिखती ही नहीं है, जबकि सीधा किताबें क्या लिखती हैं, सीधा किताबें लिखती हैं कि 712 में तो मोहम्मद बिन कासिम जो अल-हज्जाज का साथियों सेनापति था और ये अल-हज्जाज का साथियों भतीजा भी माना जाता है, इसने साथियों भारत पर अटैक किया और राजा दाहिर को हरा दिया। राजा दाहिर कौन था? तो राजा दाहिर जो है ये भारत के सिंध प्रांत का शासक है और साथियों इसको हराने का काम किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज के सेनापति ने इसको हराने का काम किया है। साथियों जब इसको हरा दिया तो इसकी दो बेटियां हुआ करती थी। किसकी? राजा दाहिर की दो बेटियां हुआ करती थी। एक का नाम था सूर्या देवी और एक का साथियों कहीं कहीं निर्मला देवी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर साथियों आपका परमला देवी नाम लिखा हुआ मिलेगा। क्या निर्मला देवी या परमला देवी नाम है साथियों? कहीं कहीं अलग अलग नाम लिखे देखने को मिले, लेकिन इसका नाम सूर्या देवी ही हुआ करता था। इन दोनों को साथियों, इन दोनों बेटियों को, राजा दाहिर की इन दोनों बेटियों को साथियों ये अल-हज्जाज के पास अगवा करके ले जाता है। यानी जब साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर अटैक किया जहाज की लूट का बदला लेने के लिए, तो ना केवल राजा दाहिर को हराया बल्कि उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमला देवी को तो अगवा करता है और अगवा करके ले जाता है किसके पास? अल-हज्जाज के पास, और कहता है मैं तुम्हारे लिए दो महान गिफ्ट लेके आया हूं, उपहार लेकर आया हूं। तो साथियों पहला आक्रमण जो हुआ है भारत पर किसका हुआ है? आप उबैदुल्लाह के बुदैला के साथियों यहां पर आक्रमण को पीछे साइड में रख दीजिएगा और कहिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में 712 में अटैक किया है और यह आक्रमण साथियों सिंध के शासक राजा दाहिर के ऊपर हुआ है। राजा दाहिर पर यह साथियों पहला आक्रमण हुआ है। जब साथियों हम पढ़ते हैं तो 713 ईस्वी में यह व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम एक बार पुनः आक्रमण करता है। इस बार जो आक्रमण किया गया है इसने मुल्तान पर आक्रमण किया है। कहां पर? मुल्तान। और मुल्तान आप जानते हैं इस समय पाकिस्तान में पड़ता है और मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। यह वही मुल्तान है जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने ताबेतोड़ साथियों बहुत अच्छी क्रिकेट की पारी खेली है, इसलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अटैक किया और मुल्तान पर जब अटैक किया वहां से इतना सोना लूटा, इतना सोना लूटा कि साथियों उसे इतना अनुमान नहीं था कि भारत में इतना सोना हो सकता है। और साथियों जब वो वापस गया तो उस मुल्तान को एक टाइटल नेम देके गया, इस मुल्तान को कह के गया स्वर्ण नगरी। क्या कह के गया? इस मुल्तान को साथियों स्वर्ण नगरी नाम देकर गया। तो मुल्तान पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम 713 में, और मुल्तान को एक नया नाम देके जाता है और वह नाम क्या होता है? वह नाम होता है स्वर्ण नगरी। मैंने आपको बताया था कि राजा दाहिर पर इसने 712 में अटैक किया था, अगले ही साल मुल्तान पर अटैक किया। तो राजा दाहिर जो था वो सिंध का शासक हुआ करता था और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आने के बाद लोगों से कहा कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत में लूट करने के उद्देश्य से आते थे। दूसरा साथियों ये भारत के अंदर जब आते थे तो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए आते थे। इसने लोगों से कहा कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करिएगा, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। लोगों ने मना किया तो इसने कहा कि मैं आपसे एक टैक्स लूंगा अगर आप इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करोगे तो। बोले अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो बोले आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। उस टैक्स का नाम हुआ करता साथियों जजिया कर। जजिया टैक्स उसका नाम हुआ करता था, जो भारत के इतिहास में पहली बार कोई व्यक्ति आके लगा रहा है। इस जजिया टैक्स का इतिहास बहुत आगे लंबा जाने वाला है। इसको कोई हटाएगा, कोई लगाएगा, कोई हटाएगा, कोई लगाएगा, लेकिन साथियों भारत में सबसे पहले इस जजिया कर की शुरुआत करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? वो आपका मोहम्मद बिन कासिम है। लेकिन इसने साथियों अपाहिजों पर, जो विकलांग होते हैं उन पर, विधवाओं पर और साथियों ब्राह्मणों पर इस कर को नहीं लगाया, बाकी के सभी पर यह कर लगाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर किससे लिया जाता था? तो आपको उसमें मिलेगा हिंदुओं से, मुस्लिमों से, सिखों से, ईसाइयों से। आप कहिएगा जजिया कर जो लिया जाता था वह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। क्या कहेंगे? जजिया कर किससे लिया जाता है? तो जजिया कर साथियों आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। गैर मुस्लिम लोगों से जजिया कर वसूला जाता है।
यानी इसने कहा कि या तो आप मुसलमान बन जाओ, अगर आप मुसलमान नहीं बनना चाहते तो आपको एक जजिया कर देना पड़ेगा, मतलब गैर मुस्लिम लोगों को जजिया कर देना पड़ेगा। तो भारत में सबसे जजिया कर की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। और तो ये एक धार्मिक कर्ता जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ये एक धार्मिक कर्ता जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ते चलेंगे, कैसे क्या हुआ था, किसने ब्राह्मणों पर लगाया, कैसे हुआ था, सब हम इस पर आगे वार्ता करने वाले हैं। दोस्तों इस व्यक्ति के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा तो दिरहम नाम के सिक्के चलाए गए थे, जो सोने के सिक्के थे। तो दिरहम सोने के सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलाए गए। दोस्तों अगर हम बात करें खजूर की खेती और ऊंट पालन सिंध क्षेत्र में जो शुरू किया था, वो इन्हीं लोगों ने किया था। अरब के क्षेत्र से जब अटैक हुआ तब साथियों खजूर की खेती भारत के लोग नहीं जानते थे, ऊंट पालन भारत के लोग नहीं जानते थे, और साथियों इन लोगों ने आके यहां पर ऊंट पालन और खजूर की खेती की शुरुआत भारत के अंदर कर दी। दोस्तों अरबी घोड़ों से भारत के लोग अनभिज्ञ थे। अरबी घोड़ों की ताकत के बारे में, उनकी साथियों युद्ध शैली के बारे में नहीं जानते थे। तो अरबी घोड़े साथियों लेकर यही व्यक्ति आए, और मानसून शब्द का प्रयोग भी साथियों मोहम्मद बिन कासिम के समय के बाद ही मानसून शब्द का प्रयोग हुआ। मानसून शब्द भी अरब के ही लोग लेकर आए। 714 में साथियों क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। 712 में आक्रमण किया, 713 में मुल्तान पर आक्रमण किया, और 714 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दरअसल साथियों कारण क्या है इसकी मृत्यु का, तो जानिएगा। साथियों कहा जाता है कि जब राजा दाहिर की दोनों बेटियों को अल-हज्जाज के सामने पेश किया गया, तो राजा दाहिर की दोनों बेटियों ने यहां पर मस्तिष्क का प्रयोग किया, दिमाग का प्रयोग किया, और साथियों इस मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगाया कि अल-हज्जाज जो मोहम्मद बिन कासिम ये तुझे तेरे लिए हमको लेके आया है, दरअसल हमारी आबरू इस मोहम्मद बिन कासिम ने रास्ते में ही लूट ली है। यानी कि हमारी इज्जत को लूटने के बाद ये तुझे सौंप रहा है, ये हमारी इज्जत को रास्ते में ही लूट चुका है। जब साथियों ऐसा आरोप मोहम्मद बिन कासिम पर लगाया गया, तो राजा अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और बुलाकर कहा कि अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आ, अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आ। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा अल-हज्जाज ने जब उससे मोहम्मद बिन कासिम से बेगुनाही का सबूत मांगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपनी गर्दन को काट के इसने साथियों राजा अल-हज्जाज के पास भिजवा दिया कि ये रहा मेरी बेगुनाही का सबूत। कुछ लोग कहते हैं कि अल-हज्जाज ने साथियों दोनों निर्मला देवी और सत्य परमला देवी, सूर्य देवी और परमला देवी की बातों पर विश्वास किया, और इस मोहम्मद बिन कासिम को साथियों घोड़े से बांधकर यहां पर खिंचवा के मरवा दिया था। दोनों ही बातें साथियों कही जाती हैं। लेकिन 714 में साथियों इस मोहम्मद बिन कासिम की यहां पर मृत्यु हो जाती है, और जब 714 में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है, तो साथियों उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से दोनों ही साथियों सूर्य देवी और परमला देवी ने साथियों उसकी मौत का यहां पर क्या किया है? षड्यंत्र रचने का काम किया है। कहा जाता है कि एक झूठी अफवाह थी जो साथियों सूर्य देवी और परमला देवी के द्वारा फैलाई गई थी। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर महमूद गजनवी को। किसको? महमूद गजनवी को पढ़ते हैं। और महमूद गजनवी 1000 से लेकर भारत पर 1027 तक अटैक करने का काम करेगा। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले 932 के समय पर जाना पड़ेगा, जब अल्पगीन नाम का व्यक्ति यामनी वंश की शुरुआत करता है, और इस यामनी वंश को ही आप दरअसल गजनी वंश के नाम से जानते हैं। तो अल्पगीन नाम का एक व्यक्ति हुआ है जिसने साथियों यामनी वंश की या गजनी वंश की शुरुआत करी है। और जब साथियों गजनी वंश की शुरुआत करता है कौन? आपका अल्पगीन नाम का व्यक्ति। तो महमूद गजनवी की शुरुआत जो है वो साथियों अल्पगीन से हुई है। कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन महमूद गजनवी एक तुर्की आक्रमणकारी था। कैसा था? एक तुर्की आक्रमणकारी था। बहरहाल अल्पगीन से हमारे देश का कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ने क्या वाले हैं? महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं। भैया अगर महमूद गजनवी को पढ़ाना है तो अल्पगीन कहां से आ गया? तो मैंने कहा बेटा अल्पगीन कहां से आएगा? उसके वंश से हमें मतलब है यामनी वंश से। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि यामनी वंश जो है उसका संस्थापक कौन हुआ है? तो उसका संस्थापक हुआ है आपका अल्पगीन नाम का व्यक्ति, जो यामनी वंश की शुरुआत करता है। दोस्तों अल्पगीन कौन है? यामनी वंश या गजनी वंश का साथियों शुरुआत करने वाला व्यक्ति है। अब दोस्तों ये दिखाई तो दे रहा है ना? दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों कहा जाता है
कि जो अल्तबगीन नाम का व्यक्ति है, जो अल्तबगीन नाम का व्यक्ति है, इसका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। बोले भैया अब सुबुक्तगीन आ गया, फिर अल्तगीन आया था, अब सुबुक्तगीन आ गया, क्यों पढ़ रही है हम इनको? मैंने कहा बेटा पढ़ना जरूरी है। मतलब सत्यो गजनी वंश से यामनी वंश की शुरुआत करी अल्तुगिन नाम के व्यक्ति ने, उसका एक गुलाम था सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति, और सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति क्या करता है कि पेशावर के शासक था जो जयपाल पर आक्रमण कर देता है। पेशावर भारत में, जयपाल मतलब भारत का शासक है, तो सुबुक्तगीन क्या करता है, पेशावर के शासक जयपाल पर अटैक कर देता है और सुबुक्तगीन इस आक्रमण में मारा जाता है, सुबुक्तगीन की हत्या हो जाती है, मतलब सुबुक्तगीन मारा गया। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन भैया अल्तुगिन का एक गुलाम था, भारत के राजा जयपाल पर अटैक कर बैठा गलती से। जब भारत के राजा जयपाल पर अटैक किया तो जयपाल पर अटैक करते समय सुबुक्तगीन सत्यो मारा गया। अब जब सुबुक्तगीन मारा गया तो सत्यो सुबुक्तगीन जो है वो सत्यो आपका महमूद गजनवी का पिता है जो भारत पर अटैक कर रहा है। तो हमें सिर्फ महमूद गजनवी पढ़ना शुरू नहीं कर देना, हमें उसका सत्यो बैकग्राउंड भी जानना है कि महमूद गजनवी जो भारत पर अटैक करने के लिए आ रहा है, उसके पिता ने भी भारत पर पहले अटैक किया था, उसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। जब सुबुक्तगीन ने सत्यो भारत पर अटैक किया तो राजा जयपाल पर अटैक करते समय सुबुक्तगीन मारा गया था, और अपने पिता सुबुक्तगीन की मौत का बदला लेने के लिए ही साथियों महमूद गजनवी भारत पर अटैक कर रहा है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर क्यों अटैक किया? चलो हमने मान लिया भाई मोहम्मद बिन कासिम तो अल-हज्जाज का सेनापति था, वो जहाज लूटने का आरोप लगा के भारत पर अटैक किया था। भाई महमूद गजनवी ने क्यों अटैक किया? तो महमूद गजनवी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए राजा जयपाल पर अटैक किया था, क्योंकि महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने कभी जब भारत के राजा जयपाल पर अटैक किया था तो जयपाल ने साथ सुबुक्तगीन को मार दिया था। और सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? अल्तुगिन का गुलाम था। अल्तुगिन ने क्या किया था? तो भैया यामुनी वंश या गजनी वंश की स्थापना करने का काम किया था। तो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने सत्यो भारत पर क्या किया? महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया, भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी सत्यो यामनी वंश का यहां पर क्या था? यामनी वंश का शासक था। यामनी वंश की राजधानी उस समय गजनी यानी कि अफगानिस्तान में हुआ करती थी। तो यामनी वंश की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? ये सत्यो आपकी गजनी यानी कि अफगानिस्तान में हुआ करती थी। दोस्तों जब महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया, जब महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया उस समय साथियों जम्मू कश्मीर में एक रानी शासन करती थी। उस शासिका का नाम क्या था? उस शासिका का नाम था रानी दिद्दा। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया उस समय जम्मू कश्मीर में कौन शासिका शासन कर रही थी? रानी दिद्दा नाम हुआ करता था उनका। दोस्तों 1025 के समय पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक किया और वहां सोमनाथ जो है उस मंदिर पर आक्रमण करके उस मंदिर को लूटने का काम किया। दोस्तों वैसे तो हम बात करें तो सबसे पहला आक्रमण ये राजा जयपाल के प्रति करता है, लेकिन इसके सभी आक्रमणों में कई बार सत्य महमूद गजनवी ने अटैक किया है भारत पर। इसके सभी आक्रमणों में से सबसे प्रमुख आक्रमण जो है वो आपका सत्य 1025 का आक्रमण है। हालांकि 1000 से ही साथ उसने आक्रमण शुरू कर दिए थे, लेकिन सबसे प्रमुख जो आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का वो 1025 का आक्रमण माना जाता है, जिसमें साथियों इसने सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया है। और सोमनाथ मंदिर साथियों आपका गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर कहां पर पड़ता है? सोमनाथ मंदिर साथियों आपका गुजरात में पड़ता है। ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग के अंदर रखना होगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब साथियों इसने अपना अटैक 1025 में किया है तो ये सोमनाथ मंदिर पर किया है। और सोमनाथ के अंदर हम बात करें तो सोमनाथ की जो साथियों मंदिर है उसके अंदर इतना सोना चांदी, समुद्र के किनारे है पूरा का पूरा सोमनाथ मंदिर, गुजरात में पड़ता है। तो पूरा का पूरा साथियों सोना चांदी बहुत ज्यादा यहां से लूटा और बहुत ज्यादा जब लूट के ले जा रहा था तो कहा जाता है कि इसको साथियों रास्तों में कुछ जाट मिल जाते हैं। उन जाटों ने क्या किया? इस महमूद गजनवी को लूट लिया, तो फिर महमूद गजनवी ने जाटों को साथियों यहां पर जवाब देने के लिए 1027 के आसपास फिर से भारत पर अटैक किया था। ये लगभग भारत पर 17 बार अटैक किया है।
कितनी बार? 17 बार अटैक किया है। लेकिन सबसे प्रमुख अटैक कौन सा है इसका? 1025 का अटैक साथियों सबसे महत्वपूर्ण अटैक माना जाता है। हालांकि हम बात करें तो सही व्यक्ति साथियों 1000 से लेकर 1027 तक लगातार अटैक करता है, 17 बार अटैक किया है। लेकिन सबसे प्रमुख अटैक जो है इसका कौन सा है? वो साथियों सोमनाथ मंदिर का अटैक रहने वाला है। तो सोमनाथ मंदिर को कैसे लूटा? महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। दोस्तों जिस समय इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा उस समय साथियों वहां के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम जो चालुक्य वंश के शासक थे, ये उस समय साथियों गुजरात क्षेत्र पर शासन करने का काम कर रहे थे जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया। 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण साथियों जाटों के विरुद्ध हुआ, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के ले जा रहा था तो कुछ जाटों ने इसे लूट लिया था। इसलिए 1027 में ये अपना अंतिम आक्रमण करता है। और अंतिम आक्रमण किसके प्रति किया है? अंतिम आक्रमण साथियों जाटों के प्रति इसने करने का काम किया है। सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद साथियों महमूद गजनवी को जाटों ने लूटा था, इसलिए साथियों इसने जाटों पर अंतिम अटैक किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अब देखो अगर 17 बार कोई व्यक्ति आक्रमण कर रहा है तो एक बात तो निश्चित होती है कि साम्राज्य स्थापित करना तो इनका उद्देश्य रहा नहीं होगा। ये लोग जो भारत पर अटैक कर रहे थे ना, ये सिर्फ और सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से अटैक कर रहे थे, और कोई इनका साथियों यहां पर उद्देश्य नहीं था, सिर्फ लूटपाट करना इनका उद्देश्य होता था। अगर बात करें तो महमूद गजनवी ने साथियों चांदी के सिक्के जारी किए और संस्कृत भाषा का यह व्यक्ति प्रयोग करने का भी काम करता है। गजनी विश्वविद्यालय जो कि साथियों आपका अफगानिस्तान में पड़ता है, ये गजनी विश्वविद्यालय साथियों महमूद गजनवी ने ही अफगानिस्तान के अंदर स्थापित करवाने का काम किया था। दोस्तों हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उस कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेसर, मतलब कुरुक्षेत्र में ही, आप तो कुरुक्षेत्र और थानेसर एक ही हो गए हैं, बहुत छोटी सी जगह थानेसर है। तो थानेसर में साथियों एक मंदिर है, उस मंदिर को इसने लूटा था। और जब मंदिर को इसने लूटा था तो वहां पर साथियों चक्र स्वामी की मूर्ति हुआ करती थी। उस चक्र स्वामी की मूर्ति को भी साथियों महमूद गजनवी ने तोड़वाया था। इसको साथियों बहुत बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक, बहुत सारे नामों से इसे जाना गया है, क्योंकि इसने साथियों यहां पर चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़वाने का काम किया था। अगर दोस्तों आगे बात करें तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन कौन हुए? तो दोस्तों इसके दरबारी इतिहासकार में अलबरूनी हुआ है, जिसने किताब उल हिंद, तहकीक हिंद या तारीख हिंद नाम की किताब लिखी है। इंपोर्टेंट होता साथियों अलबरूनी किसके दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे। अगला साथियों बात करें तो एक साथियों इसके दरबारी इतिहासकार हुए हैं फिरदौसी, जिसने शाहनामा को लिखा है, और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा किसने लिखी? तो साथियों आप कहेंगे शाहनामा जो लिखी है फिरदौसी ने लिखी है, और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। दोस्तों एक इसके दरबारी इतिहासकार हैं उत्बी ने साथियों किताब उल यामनी लिखी है, और ये एक उत्बी ऐसा था जो इसके दरबारी इतिहासकार है। क्या है? इसका दरबारी इतिहासकार है, और चचनामा को फारसी में भी अनुवादित किया है उत्बी के द्वारा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन है? अब उसमें ऑप्शन में क्या था आपका? फिरदौसी भी, अलबरूनी भी, उत्बी भी, और इनमें से कोई नहीं। अब तीनों ही दरबारी इतिहासकार है, तब उस कंडीशन में आपको उत्बी आंसर लगाना है, क्योंकि इसीलिए मैंने लिखा है सबसे दरबारी इतिहासकार, मतलब ये इसके दरबार में रह के लिखता था, बाकी उसके समकालीन रह के लिखते थे। तो तब तो उत्बी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार माना जाता है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। तो मैंने तो यहां पर लिख दिया कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आंसर उत्बी लगाना है, जब तीनों दिए हो फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी। इतनी बात साथियों आपके समझ में आई होंगी। आज हमने साथियों सिर्फ छोटे छोटे दो शासकों को धीरे धीरे पढ़ा है, जिसमें से एक हमने साथियों यहां पर मोहम्मद बिन कासिम को जाना है, और एक महमूद गजनवी को जाना है। अब हम साथियों यहां से आगे मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे, जिसके बहुत सारे नाम मिलते हैं। इसे साथियों आप मुइजुद्दीन गौरी कहते हैं, मोहम्मद बिन शाम कहते हैं, मोहम्मद गौरी कहते हैं। इसके आक्रमण को पढ़ेंगे, और फिर साथियों पृथ्वीराज चौहान के साथ होने वाले युद्धों को आगे पढ़ते हुए हम साथियों दिल्ली सल्तनत की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी क्लास से उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते जाइएगा। और आज से साथियों मैंने थंबनेल वगैरह का भी कलर थोड़ा सा चेंज करके लगा दिया, जिससे कि आपको समस्या ना हो कि यहां से हम साथियों जो पढ़ने वाले वो मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने वाले। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, बढ़ते रहिएगा, चलते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।